हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज एम सिंह सर हियर। इस पहले लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन, उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। सॉल्यूशन एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5.1 है बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, यानी कुछ केसेस यहां पर आपको बताए गए हैं जो ए बी सी डी ई 5 केसेस हैं। कहते हैं बताइए इन केसेस में व्हाट इज द नेट फोर्स एंड व्हाट इज देयर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो पहले पार्ट से आते हैं बेटा। अ ड्रॉप ऑफ अ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। एक रेन ड्रॉप है बेटा, वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है। आपको याद होगा जब रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से फॉल करता है उस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। और आई होप आपको याद होगा जब स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा टर्मिनल वेलोसिटी इज व्हाट। जब स्टोक्स लॉ आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप 11th में ही हैं तो आपने नहीं पढ़ा होगा, आगे आने वाले चैप्टर फ्लूइड में पढ़ेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। पूरा रेफरेंस ध्यान नहीं देंगे, अदरवाइज इस चैप्टर से काफी बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी जिसे वीटी से लिखते हैं बेटा, इट इज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आप खुद ही देख लीजिए बेटा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हुआ, और एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो इसका मतलब है नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी इस केस में नेट फोर्स इज जीरो, करेक्ट। अब आइएगा सेकेंड पार्ट में। A cork of mass 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर। बेटा एक कॉर्क है, यानी हल्की बॉडी है, वुड भी ले सकते हैं, वो पानी पे तैर रहा है। आई होप आपने फ्लूइड पे पढ़ा होगा। ये फिर वही बात है, क्लास 11 में ये चैप्टर थोड़े लेटर ऑन आएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि लॉ फ्लोटेशन क्या कहता है। लॉ फ्लोटेशन कहता है कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर तैर रही होती है तो उसका बेटा जो नेट वेट होता है और जो अपथ्रस्ट होता है दोनों सेम होते हैं। तो लॉ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो आप बताइए बेटा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों अगर बराबर है तो नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। तो देयरफॉर बेटा नेट फोर्स इन दिस केस इज आल्सो जीरो। तो सेकंड केस में भी नेट फोर्स जीरो हो जाता है। कॉर्क ऑफ मास 10 kg 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर, किसी भी मास का हो बेटा, मास इज मीनिंगलेस हियर। तो ओवरऑल बात यह है कि वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आइएगा। अ काइट, थर्ड पार्ट आइएगा बेटा। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक पतंग है बेटा, काइट है, और आप जब उड़ाते हैं तो कई बार होता है ना आसमान में एक जगह पर वो स्टेशनरी हो जाती है, रुकी हुई है। आप बताइए जब कोई चीज स्टेशनरी है तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो सिंस काइट इज स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी, इसका मतलब हुआ नेट फोर्स जीरो हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये कह सकते हैं सर ग्रेविटी तो लग रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से काइट गिर जाती, लेकिन अगर वो वहां पर तैर रही है, हवा में एक जगह पर तैर रही है, रुकी हुई है, इसका मतलब है जितना ग्रेविटेशनल वेट है उसका, उसी के अकॉर्डिंग उस पर अपथ्रस्ट लगा हुआ है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। नेक्स्ट आइएगा पॉइंट नंबर डी। अ कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। बेटा अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। अब आप कह सकते हो सर फ्रिक्शन लग रहा है, रफ रोड है, तो इंजन भी तो फोर्स लगा रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर एक कार चल रही थी रोड पे तो इंजन इसमें फोर्स आगे लगा रहा था, एफ आप फॉरवर्ड ले सकते हैं, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा था। इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, इसी वजह से ये कार बेटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। इफ एनीथिंग इज मूविंग with constant velocity, it means net force is zero, यानी applied force by the engine and the friction force एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो net force is zero। तो F net equal to zero आएगा in this case also। आइए अपना लास्ट केस पर आते हैं। इस केस को देखिएगा। A high speed electron in space far from all material objects and free of electric and magnetic field। अब आप सभी लोग जानते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर फार फ्रॉम द स्पेस है, फार का मतलब दूर है, और कहां से, मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी उसके आसपास कोई मेटीरियल ऑब्जेक्ट यानी कोई प्लैनेट, कोई सैटेलाइट, स्टार नहीं है, तो इसका तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं जा रहा है। तो जब मेटीरियल ऑब्जेक्ट से दूर है, इसका मतलब है इफेक्टिव ग्रेविटी ड्यू टू एनी मेटीरियल ऑब्जेक्ट जीरो है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया। अब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है।
क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इक्वल टू QE का चांस है वो भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो हो गया। मैग्नेटिक फोर्स बेटा आपको पता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, गति में होता है, और इन्होंने लिखा है हाई स्पीड, तो गति में है तो मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इन्होंने क्या लिखा था, फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा जीरो है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू QBV साइन थीटा जो होता है वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका आप जरा डिटेल में देखें, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ना तो मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए पॉइंट नंबर ई में भी नेट फोर्स क्या हुआ बेटा, इस केस में भी नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स इस केस में भी जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5.1 था, इट्स सोल्यूशन इज हियर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दीजिएगा। कुछ दिनों में कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी की फिजिक्स की लाइन एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे डालने की कोशिश करूंगा। हालांकि फिजिक्स में लाइन टू लाइन कोई बड़ा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन कुछ बच्चों को लगता है कि अगर हम लाइन टू लाइन कंट्रोल रखेंगे तो उनके साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी, तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी आती है, तो उनके लिए किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया, थैंक यू।